चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट शेडिंग है हमारी एसएफजी यानी कि सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है पहले चेक कर लेते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ कुछ भी नहीं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? किस चीज का? एक सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके एक सिस्टम का। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम एक बेसिक सिस्टम देखते हैं जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। आपका एक क्लोज्ड लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम। आप देख सकते हैं ये रहा आपका एक सिंपल क्लोज लूप सिस्टम, जहां पे आपने इनपुट पर दिया है RS। क्लियर है? और यहां पे आपको मिल रहा है एक एरर सिग्नल E ऑफ S। ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन G ऑफ S। क्लियर? यहां से आप ले रहे हैं आउटपुट C ऑफ S और ये है आपका H ऑफ S। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे आपको कंप्लीट फीडबैक मिलता है, इसको आप बोलते हैं P ऑफ S। तो सबसे पहले जब भी आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन हो, आप इसके अंदर सिस्टम वेरिएबल्स को निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R ऑफ S जो है वो एक सिस्टम वेरिएबल है, E ऑफ S एक और सिस्टम वेरिएबल है, C ऑफ S सिस्टम वेरिएबल है और B ऑफ S सिस्टम वेरिएबल्स है। क्लियर? सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहले हम इन सिस्टम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं नोड के बेसिस पे। क्लियर? तो 1 2 3 4 सिस्टम वेरिएबल हैं, तो मुझे यहाँ पे 4 नोड मिलेंगे, 1 2 3 और ये चौथा नोड। क्लियर? पहला नोड है R ऑफ S। R ऑफ S के बाद दूसरा नोड है मेरा E ऑफ S। क्लियर? तीसरा नोड है मेरा C ऑफ S और चौथा नोड है B ऑफ S। क्लियर? ये जिस तरीके से कनेक्टेड है हमको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। B ऑफ S। क्लियर? देखिए, R ऑफ S से लेके E ऑफ S तक बीच में कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब आपको पाथ गेन 1 मानना है। क्लियर? E ऑफ S से लेके C ऑफ S के बीच में जो पाथ गेन है वो गिवन है G ऑफ S। क्लियर? चलिए, और C ऑफ S से लेके B ऑफ S के बीच में जो पाथ गेन है वो है आपका H ऑफ S। और B ऑफ S से लेके आपके R ऑफ S तक, E ऑफ S तक, B ऑफ S से लेके E ऑफ S तक जो पाथ गेन है कुछ भी नहीं गिवन, मतलब 1 होगा, पर 1 के साथ में ये माइनस साइन भी अटैच हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पाथ गेन है वो है आपका -1। दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्लियर? चलिए, अब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को चेक करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन आती है इसकी नोड। नोड हम समझ चुके हैं, नोड क्या है? जितने भी सिस्टम वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम नोड के बेसिस पे। नोड में सबसे पहली नोड जो हमको समझनी है वो होती है इनपुट नोड। क्लियर? इनपुट नोड वो नोड होती है जिस पे सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होती है। क्लियर? आप देख सकते हैं यहां पर जो R ऑफ S है, R ऑफ S पर सिर्फ एक ही ब्रांच है जो कि आउटगोइंग है, तो R ऑफ S कैन बी इनपुट नोड। क्लियर? मैं स्लैश करके लिखता हूं ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। क्लियर? सेकंड अगर हम समझे तो सेकंड होती है आपकी इसी तरीके से आउटपुट नोड। चलिए, आउटपुट नोड के बारे में समझते हैं। सेकंड पॉइंट है आउटपुट नोड। आउटपुट नोड वो नोड होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस हो। क्लियर? ओनली इनकमिंग ब्रांचेस। तो आप यहां पे देख सकते हैं, क्या C ऑफ S आपकी आउटपुट नोड है क्या? G ऑफ S तो आ रहा है इसके ऊपर, पर H ऑफ S जा रहा है, तो H ऑफ S जा रहा है, इस वजह से C ऑफ S आउटगोइंग नोड नहीं हो सकती है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कुछ भी नहीं, यहां पर एक सिस्टम वेरिएबल, इस सिस्टम वेरिएबल को आप 1 मान लें और उसके बाद में यहां पर आप C ऑफ S लिख दें। अब C ऑफ S जो है वो आपकी आउटपुट नोड हो सकती है क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस प्रेजेंट है। क्लियर? थर्ड अगर मैं बात करूं तो होती है आपकी मिक्स्ड नोड। क्लियर?
मिक्स्ड नोड वो नोड होती है जिस पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस प्रेजेंट हो, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस प्रेजेंट होती है मिक्स्ड नोड और चेन नोड। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये जो E ऑफ S है इस पर इनकमिंग भी है और ये भी इनकमिंग है और आउटगोइंग भी है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस प्रेजेंट है होती है आपकी चेन नोड और मिक्स्ड नोड। क्लियर? चलिए, हमको अगर नोड समझ में आ गए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं पाथ का। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट टर्म है पाथ। पाथ क्या होते हैं? क्लियर? पाथ कुछ भी नहीं, ये सारे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो रास्ता यहां पर देखना है वो होते हैं आपके पाथ। क्लियर? पाथ में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। क्लियर? फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ आपके इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने का रास्ता है। पॉइंट नंबर 1, फॉरवर्ड पाथ क्या है? इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने का रास्ता है। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, नो नोड शुड बी अगेन रिपीटेड, है ना? एक बार जिस नोड से आप ट्रेवल कर गए वो नोड दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एंड पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा ब्रांच एरो की डायरेक्शन में ही ट्रेवल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे को RS से CS तक जाना है तो रास्ता है 1 GS और फिर 1। क्लियर? अगर मैं बोलूं 1 फिर -1, ये नहीं ले सकता क्योंकि मैं ब्रांच एरो के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्लियर? है ना? द पाथ शुड बी ट्रैवर्स्ड इन सच अ वे दैट नो नोड should be repeated more than one and it should travel along the direction of the branch arrow. Clear? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप याद रखें। चलिए, फॉरवर्ड पाथ के बाद अगली टर्म आती है हमारी लूप। क्लियर? लूप बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर आप एक ही नोड से चालू हो रहे हैं और वापस अगर आप उसी नोड पर आके खत्म हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं लूप। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक लूप बन रही है GS HS और -1। तो लूप लिखने का तरीका होगा, लूप होगी मेरी -GS × HS। क्लियर? इस नोड से चालू हुई और वापस इसी नोड पर आके टर्मिनेट हो गई, वो होती है आपकी लूप। क्लियर? तो लूप के बेसिस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। क्या इनपुट नोड पर लूप हो सकती है? क्या आउटपुट नोड पर लूप हो सकती है? क्या? क्लियर? तो सबसे पहले इनपुट नोड देख लेते हैं। इनपुट नोड क्या थी? इनपुट नोड वो नोड होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस हो। क्लियर? तो अगर मैंने यहां पर लूप ले ली तो लूप की वजह से यहां पर इनकमिंग ब्रांच भी हो जाएगी, तो इसीलिए ये पॉइंट गलत है। इनपुट नोड पर कभी भी लूप नहीं हो सकती, है ना? क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, क्या आउटपुट नोड पर लूप हो सकती है? क्या अपन देख लेते हैं। आउटपुट नोड पर सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांच होती है। क्लियर? तो अगर मेरे पास में कोई आउटपुट नोड है किसी भी क्वेश्चन में, क्लियर, मान लेता हूं मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, ये रहा। क्लियर? और अगर इस क्वेश्चन में मेरे आउटपुट नोड पर लूप है तो आप देख सकते हैं अभी भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना? इनकमिंग ब्रांच होनी चाहिए पर लूप में तो देखो ये आउटगोइंग भी जा रही है। पर आउटपुट पर आप पाथ गेन 1 मान के आउटपुट को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर करा था। आउटपुट पर पाथ गेन 1 मान के आप आउटपुट को शिफ्ट कर सकते हैं। इस वजह से आपका ये पॉइंट सही है, आउटपुट नोड पर लूप हो सकती है क्योंकि आप उसको पाथ गेन 1 मान के शिफ्ट करके फिर कैलकुलेट कर लेंगे। पर यह कभी नहीं हो सकता कि इनपुट नोड पर लूप हो। इनपुट नोड पर लूप होगी तो आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है लूप में, हमको एक चीज और समझनी है, वह है आपका नॉन टचिंग लूप्स। क्लियर? दो लूप नॉन टचिंग कब होती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक क्वेश्चन है मेरे पास में, एक लूप ये रही, क्लियर, और दूसरी लूप ये रही। क्लियर? सिमिलरली एक और क्वेश्चन है मेरे पास में कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो आप देख सकते हैं
ये दोनों लूप कॉमन नोड शेयर नहीं कर रही हैं, इस वजह से ये जो दो लूप है L1 और L2 ये दोनों नॉन टचिंग लूप्स होगी। क्लियर? पर यहां पर आप देखें, यहां पर अगर L1 और L2 को देखें तो ये कॉमन नोड शेयर कर रही है, इस वजह से ये लूप नॉन टचिंग नहीं होगी। क्लियर? अगर कॉमन नोड शेयर नहीं कर रही है तो ही हम उसको बोलेंगे दिस इज नॉन टचिंग लूप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे मेसन्स गेन फॉर्मूला और फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।